अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सारी ट्यूशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं केमिस्ट्री का MCAT का 2008 का पेपर सॉल्व करने वाला हूं। इसके सलूशन के साथ साथ मैं आपको रीजनिंग भी बताऊंगा कि इस MCQ का जवाब ये क्यों आया है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और इस तरह की वीडियोस देखते रहें। मैं अपना पेपर जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो क्वेश्चन नंबर 61 से, जहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है वहां से करने वाला हूँ। जिंदगी बखैर तो मैं बाकी वीडियोस भी बनाऊंगा जिसके अंदर मैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, इंग्लिश के पेपर भी सॉल्व करूंगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। विच टाइप ऑफ द बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन NH4Cl? NH4Cl के अंदर कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है? इसके जो ऑप्शन है आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या ऑल ऑफ दीज। तो NH4Cl, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जब बॉन्ड आते हैं तो एक आयनिक बॉन्ड बनता है। इसी तरह जब NH3 अमोनिया के अंदर जो बॉन्ड बनते हैं, नाइट्रोजन का जो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड आते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। इसी तरह जब अमोनियम बनता है, अमोनियम आयन बनता है, अमोनिया जब हाइड्रोजन को प्रोटॉन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो इसलिए इसका जवाब जो है वो ऑल ऑफ दीज है। उसके बाद है कि when copper sulfate is electrolyzed in the aqueous solution using copper electrodes, then the substance which deposed on the cathode, के जब हम कॉपर को एक कॉपर सल्फाइड का हमारे पास सोल्यूशन है, उसके अंदर हमारे पास कॉपर के इलेक्ट्रोड्स हैं, एक हमारे पास एनोड है और एक कैथोड है, तो उसमें जो कैथोड होगा वो कैथोड के ऊपर क्या चीज आएगी? कॉपर का मेटल आएगा, कॉपर आयन आएगा, हाइड्रोजन आएगा या आएगा ऑक्सीजन। तो ये वो मेथड है जिसके जरिए हम कॉपर को प्योरीफाई करते हैं, ये प्योरिफिकेशन मेथड है। इसके अंदर हम जो कैथोड होते हैं वो प्योर कॉपर का लेते हैं और एनोड के ऊपर जाती हैं इम्प्योरिटीज। तो कैथोड के ऊपर जो चीज आती है वो कॉपर मेटल की है। तो कॉपर मेटल आता है, कैथोड के ऊपर लगता जाता है। इस तरह से हम इम्प्योर कॉपर जो होता है उसे हम इस प्रोसेस के जरिए हम सॉल्व करते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 63। एल्डिहाइड कैन बी सेंसिटाइज्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ। एल्डिहाइड किसकी ऑक्सीडेशन से बनता है? ऑप्शन जो है वो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड है। तो आपको हमेशा एक बात याद करनी है कि एल्डिहाइड हमेशा प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से बनते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से हमेशा कीटोन बनते हैं। ये दो एमसीक्यूज हैं। हर एमसीक्यू से नया एमसीक्यूज भी बनता है। अगर आपको मैं एज इट इज बता दूं कि यहाँ पेपर पड़े हुए हैं और यहाँ पे सोल्यूशन पड़े हुए हैं, वो भी आप उठा सकते हैं, पर मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको एक एमसीक्यू से सिमिलर एमसीक्यूज भी बताता जाऊं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 64 है कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ शुगर आर एथेनॉल एंड डैश वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो शुगर मतलब कि C6H12O6, आपको पता है कि ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनता है, वाटर और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से बनता है। और जब इसकी फर्मेंटेशन होती है एथेनॉल के अंदर, तो एथेनॉल के साथ एक गैस लिबरेट होती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। ये आप इसके जो रिएक्शन है वो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। इस तरह के आपने एमसीक्यू याद करने हैं। आगे चलते हैं 65 एमसीक्यूज की तरफ। डैश सर्व एज कैरियर ऑफ हेरिडिटी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो आपको इस बात का पता है कि डीएनए वो चीज है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है। लिपिड्स डीएनए नहीं है, तो ये आप इसका ये जवाब गलत हो गया है। उसके बाद है कैप्सिसिन। तो ये प्रोटीन है, प्रोटीन भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती। फॉर्मेल्डिहाइड ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये भी जो ट्रांसफर नहीं होते। तो न्यूक्लियोप्रोटीन डीएनए न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलके बना होता है। तो जी हाँ, इसका जवाब न्यूक्लियोप्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि डैश एक्सक्रीशन इज कंट्रोल बाय पार्टीशन लॉ। तो कौन सी एक्सक्रीशन होती है जो पार्टीशन लॉ से हम इसको कंट्रोल करते हैं? आयोडीन, बेंजोइक एसिड, सॉल्वेंट एंड स्टेशनरी। तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है और एसएससी में एज लिखा हुआ है कि सॉल्वेंट एक्सक्रीशन होती है जो कि हम पार्टीशन लॉ से कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है द प्रोसेस ऑफ इफ्यूजन इज बेस्ट अंडरस्टूड बाय ग्राउंड लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, नन ऑफ दीज। तो जो चार्ल्स लॉ है वो हमने वॉल्यूम, गैस की वॉल्यूम और गैस के टेम्परेचर के दरमियान लॉ को इस चीज को एक्सप्लेन करता है।
प्रोसेस को, और जो बॉयल्स लॉ है वो गैस के वॉल्यूम को और गैस के प्रेशर को एक्सप्लेन करता है, और जो ग्राम्स लॉ है वो हम गैस की इफ्यूजन प्रोसेस को और उसके मोलर मास का, उन दोनों का रिलेशनशिप, उसको ये एक्सप्लेन करता है। तो हम इफ्यूजन के प्रोसेस को ग्राम्स लॉ के जरिए समझ सकते हैं। डैश हैज डाइपोल मोमेंट, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके अंदर डाइपोल मोमेंट होता है? बेंजीन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, या ऑल ऑफ दीज? तो जो बेंजीन है, बेंजीन हाइड्रोकार्बन है, और जो हाइड्रोकार्बन जितने भी हैं, सी और हाइड्रोजन के दरमियान, सी एच के दरमियान जो बॉन्ड होता है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का जो डाइपोल जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो हाइड्रोकार्बन जितने भी नजर आएंगे आपको वो ऑलमोस्ट उनकी डाइपोल मूवमेंट जो होती है वो जीरो होती है। इसलिए जो बेंजीन है ये एक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो इसकी जो डाइपोल मूवमेंट है वो जीरो है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी स्ट्रक्चर होती है लीनियर, सी डबल बॉन्ड ओ एक साइड पे होता है, सी डबल बॉन्ड एक साइड पे होता है, और वो दोनों सी डबल बॉन्ड ओ, दो सी डबल बॉन्ड ओ की आपस में कैंसल आउट करते हैं, तो इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की डाइपोल मोमेंट जीरो होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड वो एलिमेंट है जिसकी डाइपोल मोमेंट होती है और 0.18 डिवाइड होती है। ये आप मजीद अपनी बुक से भी कंफर्म कर सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 69 के डैश इज यूज एज कैटलिस्ट इन हाइबस प्रोसेस ऑफ फॉर द अमोनिया गैस मैन्युफैक्चरिंग। अमोनिया गैस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? मतलब कि N2+3H2 इज इक्वल टू जो NH3 बनता है 2NH3, तो उसके अंदर जो कैटलिस्ट यूज होता है वो, आप ये चीजें जो है ये रटा मारने वाली हैं, याद करने वाली हैं एज इट इज। तो ये आयरन होता है, आयरन कैटलिस्ट ऐसा है जो कि इसके अंदर यूज होता है और इस प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है। इन मैनी ऑफ इस प्रॉपर्टीज डैश इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर अल्कली मेटल्स। ये एक वो एमसीक्यूज है जहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स मार खा सकते हैं और कंफ्यूज हो जाएंगे। और जैसा कि इसके ऑप्शन लिखे हुए हैं, लिथियम, बेरियम, सोडियम एंड पोटेशियम, तो अक्सर स्टूडेंट्स पे किस पे क्लिक करेंगे? वो बेरियम पे क्लिक करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये अल्कली मेटल है, और बेरियम जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है। हमने यहाँ पर एमसीक्यूज को समझना है कि वो पूछ क्या रहा है। वो पूछ रहा है कि अल्कली मेटल्स के अंदर कौन सा ऐसा अल्कली मेटल है जो दूसरे अल्कली मेटल से डिफरेंट होता है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जितने भी ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप का जो पहला मेंबर होता है वो बाकी मेंबर से डिफरेंट होता है। तो अल्कली मेटल का जो पहला मेंबर है वो है लिथियम। लिथियम ऐसा एलिमेंट है जो बाकी अल्कली मेटल से डिफरेंट होता है। तो बेरियम एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है। यहाँ पे सवाल है, पूछा हुआ है कि अल्कली मेटल में से कौन सा ऐसा अल्कली मेटल है जो कि बाकी अल्कली मेटल से डिफरेंट होता है? तो इसका जवाब है लिथियम। आगे है क्वेश्चन नंबर 71, विच एलिमेंट फॉर्म लॉन्ग चेन्स अल्टरनेटिंग विद द ऑक्सीजन। अल्टरनेटिंग मतलब के फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन ऑक्सीजन की, तो CO इसे कहते हैं अल्टरनेटिंग बॉन्ड। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि ऑक्सीजन के साथ अल्टरनेटिंग बॉन्ड बनाता है? कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, या ऑल ऑफ दीज? तो इसका जवाब ऑल ऑफ दीज है। ये तीनों ऐसे एलिमेंट हैं जो कि अल्टरनेटिंग बॉन्ड बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ। क्वेश्चन नंबर 72 है, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द मीडियन कार्बन स्टील इज। तो ये एक रटा मारने वाला एमसीक्यूज है। आपको ये जो कार्बन स्टील की जो परसेंटेज है, हाई कार्बन स्टील की, लो कार्बन स्टील की, आपको एज इट इज याद करने हैं, और ये एफएससी के पार्ट फर्स्ट में है। तो इसका जो जवाब है वो सी है। 2.2 से 0.7 मोस्टली 0.6% होती है, तो इसकी जो रेंज है वो 0.2 से 0.7 की है। और जो 0.7 और पॉइंट से लेकर 1.5 की है वो हाई कार्बन स्टील की परसेंटेज होती है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 के नेम द रेयर हेलोजिन अमंग द फॉलोइंग। इसमें से कौन सा ऐसा हेलोजिन है जो कि रेयर है? तो हमारे पास ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन और है एस्टाटीन। एस्टाटीन एक ऐसा हेलोजिन है जो कि रेयर है और इसके नेचर के अंदर ज़्यादा पाया नहीं जाता। आप देखेंगे फ्लोरीन के रिएक्शन भी हो रहे होते हैं, क्लोरीन के, आयोडीन के, और हम मोस्टली एस्टाटीन को बुक्स के अंदर मेंशन ही नहीं करते क्योंकि ये इतना रेयर मेटल है कि इसके रिएक्शन अभी तक कोई खास डिस्कवर नहीं हुए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 74, विच बॉन्ड विल ब्रेक व्हेन इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन एन अल्कोहल। तो ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है जो कि एफएससी लेवल पे काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट्स को।
तो ये आपको बस एक चीज याद करनी है यहाँ पे कि जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है अल्कोहल के ऊपर, तो हमेशा ओ एच वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है। और इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, इसका मतलब। और जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसका मतलब होता है कि वो न्यूक्लियस लविंग होता है। अब बात यह है कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियोफाइल पे होता है नेगेटिव चार्ज। ये बातें बताने का मकसद ये है कि जब भी इलेक्ट्रोफाइल अल्कोहल पे अटैक करेगा तो ओ एच बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, और जब भी न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल पे अटैक करेगा तो CO बॉन्ड टूटेगा। और न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने से हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इलेक्ट्रोफाइल जाके हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, और मोस्टली जो मेटल्स हैं, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो सारे इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे ऐड करते हैं, और जब वो अल्कोहल पे अटैक करते हैं तो वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आ जाते हैं। तो हमेशा यही याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोफाइल ने जब भी अटैक करना है अल्कोहल के ऊपर तो वो ओ एच बॉन्ड को तोड़ेगा। तो ये थोड़ा इसमें रीजनिंग की बहुत जरूरत थी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दिया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 75, द एक्सटेंट ऑफ अनसैचुरेटेड, कि हम फैट्स के अंदर अनसैचुरेशन की एक्सटेंट को किस तरह से मेजर करते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम एसिड नंबर कहते हैं, आयोडीन नंबर कहते हैं। तो ये एक बहुत ही यानी कि कॉमन एमसीक्यूज है जो कि अक्सर बोर्ड में भी आता है। तो इसका जवाब आयोडीन नंबर है। आयोडीन नंबर से हम फैट्स के अनसैचुरेशन को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 76, द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज यूज्ड टू सेपरेट डैश पार्टिकल फ्रॉम द लिक्विड। ऐसा कौन सा जो प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन है उससे हम लिक्विड से क्या चीज सेपरेट करते हैं। रेडिकल पार्टिकल सेपरेट करते हैं, एंगुलर पार्टिकल सेपरेट करते हैं, इंसुलर पार्टिकल सेपरेट करते हैं, या सोलुबल पार्टिकल करते हैं। तो इसका जवाब इनसोल्युबल है। ये हम अक्सर प्रैक्टिकल भी करते हुए हम ये परफॉर्म करते हैं। और जो इनसोल्युबल पार्टिसिपेट्स होते हैं, जो नीचे रह जाते हैं सोल्यूशन के, हम उसको इन सेपरेट करने के लिए प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन को यूज करते हैं। इसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 77, लंदन फोर्स जो होती है वो ज्यादातर सिग्निफिकेंट किसके अंदर है। लंदन फोर्सेज आर वेरी सिग्निफिकेंट इन सल्फर, फास्फोरस, शुगर एंड आर्गोन। आपको पता होगा कि आर्गोन जो है वो नोबल गैस है, और जो शुगर है ये एक कार्बोहाइड्रेट है, और ये जो है ये एलिमेंट है। सल्फर और जो फास्फोरस हैं, ये सल्फर एग्जिस्ट करता है एलोट्रॉपिक फॉर्म में, S8 होता है। इसी तरह फास्फोरस के भी एलोट्रॉपिक फॉर्म होती हैं। जो आर्गोन है इसे नोबल गैस कहते हैं, और नोबल गैसेस के अंदर लंदन फोर्सेज जो होती हैं वो वेरी सिग्निफिकेंट होती हैं। तो अगर यहाँ पर आर्गोन ना भी होता, अगर यहाँ पे नियॉन भी होता तो वो भी ऑप्शन ठीक था, और यहाँ इस जगह पर फिलहाल आर्गोन ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, और एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमें हीट रिक्वायर्ड होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर हीट लिबरेट होती है, मतलब कि निकलती है। तो आपको ये हीट निकलती है, हीट हमें चाहिए होती है, ये हम देख सकते हैं उनकी स्टेबिलिटी के अंदर, कि जो मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं या प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये एलिमेंट्स हैं और ये रिएक्टेंट हैं, इससे प्रोडक्ट बन रहा है, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट से लेस स्टेबल है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ये छोटा सा कंसेप्ट है, वो आप याद कर लें। तो जब भी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है, तो वाटर का मॉलिक्यूल इन दोनों गैसेस से ज़्यादा स्टेबल है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन से जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाती है, और लीनियर स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, आपको पता होगा हवा में इस टाइम 71% नाइट्रोजन है और 25% ऑक्सीजन है, मगर वो रिएक्ट नहीं कर रही। इनको रिएक्ट करवाने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आप याद रखेगा, ये एक बहुत ही कॉमन एयर की हवा में होती है, और ये वेरी हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है कि जब बारिश हो रही होती है और थंडरिंग हो रही होती है तब जाके ये रिएक्शन होता है, कि इतना हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 79, नेम द पार्टिशनल मिजिबल लिक्विड, के ऐसे जो लिक्विड जो कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्स ना हो मगर पार्टिशनली एक दूसरे में मिक्स हो। तो ऑप्शन है हमारे पास अल्कोहल, ईथर,
और इस दूसरा ऑप्शन है हमारे पास निकोटीन वाटर, और तीसरा ऑप्शन है बेंजीन वाटर, और चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि बेंजीन और वाटर तो बिल्कुल भी एक दूसरे में मिसिबल नहीं है, ये कम्प्लीटली इमिसिबल होते हैं लिक्विड। बेंजीन का और वाटर का, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है और जो बेंजीन है एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। दूसरी बात, वाटर जो जो बेंजीन है एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन की जो डाइपोल मोमेंट होती है वो जीरो होती है, इसके अंदर बिल्कुल भी डाइपोल मोमेंट नहीं है। और वाटर की डाइपोल मोमेंट है। दूसरा कंसेप्ट ये भी यूज होता है डाइपोल मोमेंट का और एक पोलर नॉन पोलर का। तो नॉन पोलर वही होते हैं जिनके अंदर डाइपोल मोमेंट जीरो होती है। तो बेंजीन और वाटर बिल्कुल भी मिक्स नहीं होते क्योंकि बेंजीन की डाइपोल मोमेंट जीरो है, नॉन पोलर है, और वाटर एक पोलर कंपाउंड है। और उसके बाद जो अल्कोहल और ईथर हैं, इसके अंदर जो अल्कोहल है उसके अंदर स्लाइट थोड़ा सा है, पार्टिशनली पोलर कंपाउंड है, और जो ईथर है वो नॉन पोलर है। मगर इसके अंदर, ईथर के अंदर ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से अल्कोहल हीथर के अंदर स्लाइटली अपना इसके अंदर बल्कि कंप्लीटली हाइड्रोजन एक बर्निंग इस तरह से होती है कि कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर मिसिबल हो जाते हैं। जो ऑप्शन है निकोटीन और वाटर, तो निकोटीन की जो बैकबोन है वो भी एक हाइड्रोकार्बन के ऊपर है, मगर हाइड्रोकार्बन के जिस तरह मैंने पहले बात की थी उनके अंदर सी एच बॉन्ड के अंदर डाइपोल मोमेंट जीरो होना चाहिए, पर निकोटीन के अंदर एक 6 मेंबर रिंग है और एक है 5 मेंबर रिंग। 5 मेंबर जो रिंग है उसके ऊपर है मिथाइल ग्रुप। तो इसकी जो स्लाइटली ये थोड़ा सा इसकी डाइपोल मोमेंट है, आप इंटरनेट पे चेक भी कर सकते हैं। निकोटीन इज पोलर कंपाउंड, इसकी डाइपोल मोमेंट होती है, इवन तो इसकी बैकबोन जो है वो हाइड्रोकार्बन है। बैकबोन हाइड्रोकार्बन होने की वजह से ये कम्प्लीटली वाटर के अंदर मिसिबल नहीं होता, कम्प्लीटली मिक्स नहीं होता। मगर ये इसके अंदर ये भी पोलर कंपाउंड है, निकोटीन और वाटर भी पोलर कंपाउंड है, तो ये पार्टिशनली मिसिबल होते हैं। तो इसका जवाब जो है वो बी है। इसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है, 80 एमसीक्यूज के एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम आयोडाइड जो है वो इलेक्ट्रिकली क्या है, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि ये नॉन कंडक्टर है। इलेक्ट्रिकली ये जहाँ पे होता है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 81, द एलिमेंट ऑफ थर्ड ए टू 8A सब ग्रुप्स एक्सेप्ट द हीलियम आर नोन एज डैश ब्लॉक एलिमेंट। ये एक एसएससी पार्ट फर्स्ट के पहले चैप्टर का बहुत ही आसान एमसीक्यूज है, जो थर्ड ए से लेकर 8th ए की बात कर रहे हैं। हम उसके दरमियान में बी पार्ट सब ग्रुप की बात नहीं हो रही, थर्ड ए से लेकर 8th ए की बात हो रही है। तो उन सबको हम सी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि उनकी जो वैलेंसी होती है, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो पी ब्लॉक में जाके फिल होती है, या वो पार्टिशनली फिल होते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव डैश व्हेन इट रिएक्ट विद द टिन। कि जब एक कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है और जब वो टिन के साथ रिएक्ट करता है तो हमें उससे क्या चीज़ मिलती है, तो हमें अमोनियम नाइट्रेट मिलता है इसके रिएक्ट करने से। ये एक रिएक्शन है, ये पार्ट फर्स्ट का है, और ये पार्ट फर्स्ट चूंकि फिजिकल केमिस्ट्री पे ज़्यादा है और इस तरह के आपको रिएक्शन बहुत मिलेंगे जो कि एक रटा मारने वाले और मुश्किल है, पर आपको ये याद करना होंगे। उसके बाद है कि क्वेश्चन 83, सल्फ्यूरिक एसिड किस चीज को मैन्युफैक्चरिंग करने में यूज होता है। तो आपको जो यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आने चाहिए कि सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं। तो इसकी जो एमसीक्यूज गिवन है वो HCl और HNO3। उसके बाद बोथ ए एंड बी, मतलब कि इसके अंदर जो फास्फोरिक एसिड है। मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऑप्शन को देखे बगैर HCl और HNO3 को हम टिक कर देंगे। ऐसा अक्सर इसलिए होता है कि जब आप रिएक्शन पढ़ चुके होते हैं, रिएक्शन पढ़ने के बाद जब आप लूजिस पढ़ते हैं तो वो दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। हम अक्सर पढ़ते हैं कि जो रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड का, उस सल्फ्यूरिक एसिड एज कैटलिस्ट यूज होता है HNO3 को बनाने में। तो वो एक कैटलिस्ट है, वो सिर्फ एक कैटलिस्ट के तौर पर वहाँ पे काम हो रहा है, वो यूज नहीं हो रहा वहाँ पे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। HNO3 की प्रिपरेशन में कैटलिस्ट, ये सल्फ्यूरिक एसिड जस्ट एज कैटलिस्ट यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग में ये यूज नहीं होता। तो HCl और HOOH मतलब COOH के अंदर ये इस फंक्शनल ग्रुप है। COOH मतलब कि एक ऑक्जेलिक एसिड के मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। सॉरी, फंक्शनल ग्रुप में क्या गया था, ऑक्जेलिक एसिड के 2COOH और HCl दोनों की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। तो यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं
कि HNO3 की मैन्युफैक्चरिंग में जैसा कि सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट यूज होता है, तो हम अल्फा ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, जबकि अल्फा ऑप्शन गलत है, डेल्टा ऑप्शन ठीक है। COOH की मैन्युफैक्चरिंग में ये यूज होता है और HCl की मैन्युफैक्चरिंग में सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। तो आगे जाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने अगर आप MD-GAT की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर चीज के यूजेस आने चाहिए। सबसे ज्यादा MCQs जो केमिस्ट्री में आते हैं वो मोस्टली यूजेस के होते हैं, अगर वो कंसेप्चुअल बेस ना हो तो वो मोस्टली यूजेस के आते हैं। आगे है क्वेश्चन 84। अल्केन्स कंटेनिंग डैश कार्बन एटम आर वेरी वैक्सी सॉलिड, कि ऐसी अल्केन्स जिसके अंदर डैश मतलब के कितने कार्बन हो कि उसके वो सेमी सॉलिड बन जाता है या वैक्सी सॉलिड बनाता है। तो अगर आपको पता है कि जब 4 तक होंगे तो वो गैसेज होती हैं, और जब वो 5 to 17 होती हैं तो वो लिक्विड होते हैं, और जब वो 18 क्रॉस करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये इनके मोलर मास पे डिपेंड करता है कि इनकी नेचर क्या होगी। इसके बाद जो है MCQs वो है 85। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक द कोरेलिक हाइड्रेट, कोरेलिक हाइड्रेट बनाने के लिए कौन सी चीज इस्तेमाल होती है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको यूजेस अच्छे तरीके से आने चाहिए। अगर आपको यूजेस आएंगे जिस तरह के अब एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, इनके जो यूजेस हैं ये आपको आने चाहिए, और ये यूजेस आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। इस तरह के एमसीक्यूज बहुत आते हैं। तो इसका जवाब है वो अल्फा है। एसिटाल्डिहाइड यूज होता है क्लोरिक हाइड्रेट को बनाने के लिए। आगे चलते हैं। ये एक स्टिचोमेट्री केमिस्ट्री का सवाल आ रहा है कि 10 moles of the hydrogen are allowed to react with the 6 mole of oxygen. How much water will be obtained from the reaction on the complete consumption of the one gas? कि एक गैस को बनाने के लिए, गैस का मॉलिक्यूल बनाने के लिए कि कौन सी गैस को पहले कंप्लीट कंबशन हो, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगी और कितने मोल्स उससे कंज्यूम होंगे। तो ये एक लिमिटिंग रिएक्शन भी इसके अंदर इस्तेमाल होगा कि लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, सॉरी लिमिटिंग रिएक्शन नहीं, लिमिटिंग रिएक्टेंट इसके अंदर कौन सा है। तो आपको इसके इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इक्वेशन क्या है इसकी? हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, H2O2 मिलके क्या बना रहे हैं? H2O बना रहे हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें वाटर के साथ 2 लगाना पड़ेगा, और इसी तरह हमें हाइड्रोजन तक 2 लगाना पड़ेगा। अब आपने ये देखना है कि 2 moles ऑफ हाइड्रोजन इज गिविंग 2 moles ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, और 1 mole ऑफ ऑक्सीजन इज गिविंग 2 moles ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और ये इंफॉर्मेशन हमें रिएक्शन लिख कर ही समझ आएगी। तो जैसा कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल वाटर बना रहा है, 10 मोल अगर हम यूज करेंगे तो 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन से 10 मोल ऑफ वाटर बनेगा। और अगर हम 6 मोल इस्तेमाल करेंगे ऑक्सीजन के तो हमारे पास 12 मोल बनेंगे वाटर के। तो इसका जो लिमिटिंग फैक्टर है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, वो 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है जो पहले कंज्यूम हो जाएगा। तो इसका जवाब जो है वो अल्फा है, 10 मोल्स। उसके बाद चलते हैं 87 MCQs की तरफ। द हाईएस्ट टेम्परेचर स्ट्रक्चर कैन एग्जिस्ट एज डैश इज कॉल्ड एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। ऐसा कौन सा टेम्परेचर सब्सटेंस होता है जो कि हाईएस्ट टेम्परेचर को एज अ मतलब कि क्रिटिकल टेम्परेचर को उस वक्त कहते हैं। ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है जो कि हाईएस्ट टेम्परेचर बेयर कर जाता है उस वक्त तक। तो वो लिक्विड अगर उस वक्त तक बेयर कर जाए उस टेम्परेचर को, हाईएस्ट टेम्परेचर को, तो वो उसके बाद वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। कहता है कि ऐसा कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, 88 क्वेश्चन के अंदर वो पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है जो लीड करती है रेगुलर टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर की तरफ। तो आपको ये चीजें याद करनी चाहिए कि आपको पता हो कि sp की स्ट्रक्चर क्या होती है, sp2 की क्या होती है और sp3 क्या होती है। तो याद रहे sp की जो स्ट्रक्चर होती है वो लीनियर होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसकी एग्जाम्पल थी। और sp2 की रेगुलर प्लेनर होती है, एंगुलर प्लेनर होती है इसकी, एंगुलर भी कह सकते हैं, एंगुलर प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर होती है। और जो sp3 है वो हमेशा रेगुलर टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसका जवाब sp3 है। sp3 हमेशा रेगुलर टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा। उसके बाद है MCQs 89 के ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डैश प्रॉपर्टी। ये एक बहुत ही कॉमन बोर्ड का MCQs है, ये कोलगेटिव प्रॉपर्टी है। और इसके साथ 3 और प्रॉपर्टीज भी हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी कोलगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद है MCQs 90 मैंगनीज रिएक्ट विद द हाइड्रोजन एट हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट
एंड कैटलिस्ट के में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ हाई प्रेशर में और मैग्नीज हाइड्राइड बनाता है, तो उसके अंदर कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? तो आपको पता, अब आप इससे साइंस बन रही है कि आपने एमडी कैट में किस तरह के क्वेश्चन याद करने हैं। आपने रिएक्शन याद नहीं करने, आपने रिएक्शन के अंदर ये यूज कर देखना है कि कैटलिस्ट कौन सा इसमें बन रहा है, जो कि मोस्टली सॉल्व किया जाता है। तो इसके अंदर मैग्नीशियम आयोडाइड इस्तेमाल होता है। बीटा ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। तो आपने ये कैटलिस्ट एज इट इज याद करने हैं और इस पे काफी फोकस करना है। उसके बाद है एमसीक्यूज 91, विच एलिमेंट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका था जब हमने जिक्र किया था कि कौन किसके अंदर लंदन फोर्सेस होते हैं। मैंने बताया था कि फास्फोरस और सल्फर एलोट्रोपिक फॉर्म बनाते हैं, इसलिए इसके अंदर लंदन फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते, ये ज्यादातर मॉलिक्यूल की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस सबसे ज्यादा जो ऑलट्रॉपिकल स्ट्रक्चर होती हैं वो फास्फोरस की हैं। फास्फोरस की बहुत ज्यादा ऑलट्रॉपिकल स्ट्रक्चर हैं। सल्फर और ऑक्सीजन की इतनी ऑलट्रॉपिकल स्ट्रक्चर नहीं है, मगर होती हैं। उसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 92, विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिज्म इज। तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे मैग्नेटिज्म इंक्रीज करता है। ये चैप्टर जो है ट्रांजिशन एलिमेंट से लिया गया है एमसीक्यूज। और जैसे आपको पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो जा रहे होते हैं एटलीस्ट 4b या 5b पे जाकर, उन एलिमेंट्स की पैरामैग्नेटिज्म हाईएस्ट होती है, और वे भी शायद ये 6 भी चले जाएं, क्योंकि उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं जो डी ऑर्बिटल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। खैर ये आपके एफएससी लेवल की मोस्टली इतना कंसेप्ट नहीं है। तो आपको बस इस चीज का रखना है कि जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीज करेगी। और जैसे जैसे नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर पेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं तो डाई मैग्नेटिज्म, मतलब के मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी कम होगी, डाई मैग्नेटिज्म इंक्रीज करेगी। डाई मैग्नेटिज्म मतलब के मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी कम हो रही है, पैरामैग्नेटिज्म मतलब के मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रही है। उसके बाद है एमसीक्यूज 93 एमसीक्यूज है कि विच मेटल इज कॉमनली यूज टू रिमूव एयर बबल फ्रॉम द मोल्टन मेटल। जैसा कि मैं आपको पहले भी 2-3 बार बता चुका हूँ कि यूजेस बहुत अहम है। अगर आपको यूजेस आते हैं तो आपके लिए पेपर आसान है, अगर आपको यूजेस नहीं आते तो आपको पेपर नहीं आएगा। इसमें जो कैल्शियम है, सॉरी एल्यूमिनियम जो है, इसके अंदर एल्यूमिनियम मेटल ऐसा मेटल है जो कि एयर बबल को मोल्टन मेटल के अंदर से रिमूव करने के लिए यूज होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हैज मिनिमम बॉन्ड एनर्जी। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की यहाँ पे जरूरत है, और एक्सप्लेन करने की जरूरत इसलिए है कि यहाँ पर आपने देखना है साइज, एटम ऑफ साइज को, कि किस एटम का साइज कितना है, और पोलर के किसके अंदर ज्यादा पोलैरिटी है, उस पोलैरिटी को कंसेप्ट करते हैं किसके अंदर पोलराइजेशन ज्यादा किसके अंदर है। तो आपको एक चीज याद पता होना चाहिए कि जैसे साइज इंक्रीज करता है वैसे पोलराइजेशन भी इंक्रीज करती है। और अगर हम ट्रेंड देखें एटॉमिक साइज का, तो फ्लोरीन जो है वो स्मॉलेस्ट साइज में है, उसके बाद क्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन। तो अब जिसका साइज मैक्सिमम होगा और जिसके अंदर पोलराइजेशन ज्यादा होगी, उसका बॉन्ड वीक होगा। वीक कैसे होगा? आपको ये भी देख सकते हैं कि जब इसका साइज बड़ा होगा, वो अपना जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है जो लूजली हेल्ड होगा वो इजीली डोनेट कर सकता है। तो अब जैसा कि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है इन सब में से, और इसके अंदर पोलराइजेशन भी सबसे ज्यादा होती है, तो इसका जो बॉन्ड होता है वो सबसे वीक होता है। कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड है वो काफी वीक है। उसके बाद चलते हैं एमसीक्यूज 95 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम, ये चारों रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो नहीं दिया हुआ। जो चीज रिएक्ट नहीं करती वाटर के साथ वो कैल्शियम है, वो सल्फर है। सल्फर, कैल्शियम ये मेटल हैं जो कि इसके वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन गिवन नहीं है। उसके बाद है एमसीक्यूज 96 के Al2O3 और Si2O3.H2O, इसका जो नाम है वो क्या है? तो ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे। इस कंपाउंड का नाम एस्बेस्टोस है, और सॉरी एस्बेस्टोस नहीं है, इसका नाम क्ले है।
और मेरे ख्याल से यहाँ पे मैं कोई गलती भी कर रहा हूँ एस्बेस्टोस, इसलिए मुझे कंफ्यूजन है। बहरहाल मैं आपको वीडियो के आखिर में कंफर्म करके बता दूंगा कि 96 एमसीक्यूज का नाम सही कौन कौन सा नाम ठीक था। तो मैं आप मुझसे ये कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मैं हाईलाइट भी कर दूंगा, इस पे मुझे कंफ्यूजन हो रही है 96 पे। बाकी बहरहाल आपको ये जो चैप्टर एमसीक्यू एफएससी की जो बुक है पार्ट 1 के, उसके अंदर चैप्टर 3 और 4 में इस तरह के कंपाउंड के नेम दिए हुए हैं, वो आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। आगे है एमसीक्यूज 97। कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म फर्टिलाइज स्लैग बाय रिएक्टिंग विद, के कैल्शियम ऑक्साइड जो है फर्टिलाइज स्लैग किसके साथ बनाती है, ये इसी तरह एफएससी के रिएक्शन में से आए हैं। मगर आपने एक बात नोट की होगी कि इस पूरे उसके अंदर पेपर में आपको रिएक्शन नजर नहीं आ रहे, पर इसको इस तरह से पूछ रहे हैं कि रिएक्टेंट कौन से हैं, कैटलिस्ट कौन से हैं। तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट है कैल्शियम ऑक्साइड का, और जो फर्टिलाइज स्लैग जो कि एक प्रोडक्ट है, वो किसके साथ जो कब बनता है, जब वो सिलिका के साथ रिएक्ट करता है। सिलिका के साथ जब रिएक्ट कर लेगा तो उसके साथ जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास फर्टिलाइज स्लैग बनता है। आगे है 98 एमसीक्यूज। डैश इज कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। इसका जवाब बताने से पहले यहाँ एक कंसेप्ट है वोलेटाइल का। वोलेटाइल क्या चीज होती है? जो वोलेटाइल का मतलब है इतना आसान, मतलब कि बड़ी जल्दी उसका जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम हो, और जो अक्सर रूम टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाए। जैसा कि पेट्रोल होता है, आप पेट्रोल को हाथ में लें, वो बहुत ही वोलेटाइल होता है, तो वो फौरन इवेपोरेट हो जाता है। तो अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं HCl, HF, HI और HBr। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कलरलेस होता है और वोलेटाइल लिक्विड है? तो इसका जवाब है HF। HF जो है वो वोलेटाइल लिक्विड है। HF जो है वो वोलेटाइल लिक्विड है, और वोलेटाइल लिक्विड होने के साथ साथ ये बहुत ही इजीली यानी कि इवेपोरेट भी हो जाता है। उसके बाद है कि 99 एमसीक्यूज है कि हाइड्रोजन पास फ्रॉम प्रोफिनोल एट 150 डिग्री इन द प्रेजेंस ऑफ डैश कैटलिस्ट गिव द साइक्लोहेक्सानोन। तो हाइड्रोजन पास प्रोफिनोल ये एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं हाइड्रेशन और हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मतलब कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन एनी कंपाउंड को हम प्रोसेस करा देते हैं हाइड्रोजिनेशन का। तो एक बात याद रखना, हाइड्रोजनेशन दो कैटलिस्ट के जरिए होती है। एक होती है प्लेटिनियम की मौजूदगी में, जो जब हमारे पास हम टेम्परेचर को 25 रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो हमें प्लेटिनियम की रिक्वायरमेंट होती है। मगर प्लेटिनियम बहुत ही एक्सपेंसिव मेटल है, और ये डायमंड से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और मतलब कि इसकी कमी है, और ये रेयर मेटल है थोड़ा सा। तो इस टाइम जो निकल होता है, दूसरा जो निकल है वो काफ़ी चीप मेटल जो है और काफ़ी इजीली अवेलेबल होता है। तो अब 150 डिग्री सेल्सियस पे हम निकल को यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजिनेशन। जब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही होती है तब हमेशा हम निकल यूज करते हैं। अगर टेम्परेचर देखना है आपने, यहाँ पे देखें टेम्परेचर, अगर यहाँ 25 होता, निकल भी मेंशन होता, प्लेटिनियम भी मेंशन होता, तो आप प्लेटिनियम पे टिक करते हैं। उसके बाद है कि एथेनॉल वाटर इज डैश मिक्सचर। ये एजोट्रोपिक मिक्सचर है, आइडियल मिक्सचर है, बेंटिक मिक्सचर है, या एलिफैटिक मिक्सचर है? एलिफैटिक मिक्सचर इसलिए नहीं है, एलिफैटिक कंपाउंड होते हैं, एलिफैटिक मिक्सचर्स नहीं होते। तो इसी तरह आइडियल मिक्सचर भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आइडियल इस टाइम जो चीज एग्जिस्ट करती है केमिस्ट्री में वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, और वो भी लो टेम्परेचर पे जाके वो आइडियल होता है। तो यहाँ पर ये बात आनी है कि ये जियोट्रॉपिक है या एजियोट्रॉपिक। जैसे कि जियोट्रॉपिक भी यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो आप यहाँ पे मतलब कि पहले कैंसिल आउट कर लें, तो इसका जवाब जो बनता है वो एजियोट्रॉपिक बनता है। आप इस तरह से भी एमसीक्यूज हल कर सकते हैं पेपर के अंदर, बोर्ड में। तो आगे चलते हैं एमसीक्यूज 101 की तरफ। द मोबाइल फेज इन पेपर क्रोमेटोग्राफी इज यूजुअली डैश। पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो हम मोबाइल फेज यूज करते हैं वो क्या होता है? वो पानी होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है, या ऑर्गेनिक लिक्विड होता है? मोबाइल फेज वो दो फेज होते हैं, एक स्टेशनरी फेज होता है और एक होता है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज वो होता है जो कि स्पोर्ट्स जो लगे होते हैं क्रोमेटोग्राफी को वो ऊपर लेके जाते हैं और उसके मूवमेंट में हल करते हैं। तो ये ऑर्गेनिक लिक्विड्स होते हैं जो पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर यूज होते हैं और मोबाइल फेज के तौर पर। तो इसका जवाब जो है वो ऑर्गेनिक लिक्विड है। अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व बाय 1 मोल ऑफ द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड एट 1 एट व्हाट, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ।
1 mole of solid at 1 atmosphere when it melts into the liquid form is denoted by। तो एक ये सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि हीट ऑफ evaporation, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ आयनाइजेशन और हीट ऑफ इस तरह से है कि ये डेफिनेशन, मगर जो ये डेफिनेशन है कि जब ऐसी अमाउंट हीट की जो कि सॉलिड मॉलिक्यूल एक मोल को ऑब्जर्व करने के बाद कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, तो इसका जो जवाब है वो डेल्टा है। डेल्टा इसका जवाब है, मगर यहाँ पर इसका जो ऑप्शन मैंने गिवन दिया है वो गलत है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, इसका जवाब होगा डेल्टा एच एस। ये यहाँ पर गलती हुई हुई है, तो इसका जवाब डेल्टा एच एस है कि ऐसी हीट जब हम सॉलिड को के एक मॉलिक्यूल को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं डेल्टा एच एस। और इसी तरह जब हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो इसे हम कहते हैं डेल्टा एच वी। और जब हम एक एटम को, फॉर एग्जांपल Na है सोडियम क्लोराइड, उसे हम जब आयन में Na पॉजिटिव होती है नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं उसे हम कहते हैं हीट ऑफ आयनाइजेशन। और इसी तरह जब हम दो एलिमेंट्स को मिलाकर कोई कंपाउंड बना रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर एक सोडियम का मेटल है हमारे पास और क्लोरीन गैस है, जब हम उसको आपस में मिक्स करेंगे और कैटलिस्ट की मौजूदगी में जब वो NaCl बन जाएगा तो उसे हम कहेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जवाब गलत लिखा हुआ है, इसका जवाब डेल्टा है, डेल्टा एच एस इसका जवाब है कि 1 मोल ऑफ सॉलिड को जब हम कन्वर्ट करते हैं लिक्विड के अंदर तो वो से हम मेंशन करते हैं, वो डेल्टा एच एस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। 103 इंटरसिंथेटिक फाइबर डैश बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है कपड़े के अंदर, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं कपड़े के अंदर ना नाइट्रोजन बॉन्डिंग होती है, ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ना ऑक्सीजन बॉन्डिंग होती है। इस तरह की कोई बॉन्डिंग नहीं होती जो कि उस कपड़े को लचक दे। तो वो एक धागा होता है, नायलॉन भी मोस्टली यूज होते हैं और भी काफी सारे पॉलीमर्स यूज होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे इसका जवाब नन ऑफ दीज है। क्वेश्चन नंबर 104 है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज डैश देन द H2O। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि HF इज अ वोलेटाइल, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी इजीली बॉयल हो जाता है, मतलब कि ये इवेपोरेट हो जाता है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर से बहुत कम है जो कि 19 डिग्री सेल्सियस होता है, और वाटर का तो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका जवाब है लोअर देन वाटर। उसके बाद है MCQs 105 डैश इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लीव्स एंड इज इट टेंड टू अकोमोलेट इन द। ऐसा इनमें से कौन सा वो एलिमेंट पूछा हुआ है कि कौन सा एलिमेंट है जो कि लीव्स की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है और अक्सर इकट्ठा होता है पत्तों में और उसके तने में। तो इसका जवाब है कैल्शियम। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको इनके यूज अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, या आपको ये 5वां यूज या 6ठा यूज आ रहा है इस पेपर के अंदर, तो आपको यूज अच्छे तरीके से आने चाहिए। आगे है 106 विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेल येलो टू रेडिश येलो। ये फिजिकल प्रॉपर्टी पूछी हुई है, ये कंपाउंड दिए हुए हैं लेड ऑक्साइड और लेड, मतलब कि उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज बताई हुई है कि Pb2O, PbO2, और ये एक लेड के कंपाउंड्स हैं डिफरेंट। तो उसमें से कौन सा ऐसा लेड का कंपाउंड है जो कि पेल येलो से एक रेडिश ब्लू में होता है? तो इसका जवाब चार्ली है। PbO जो है वो पेल येलो से रेडिश येलो में होता है। तो ये कंसेप्शनल बेस नहीं, ये एक याद करने वाली चीज है कि फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी, तो ये आपको इसको याद करना है, इसके अंदर कोई कंसेप्ट नहीं है, इसको आपने एज इट इज याद करना है। आगे है MCQs 107 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन इज डबल बॉन्डेड विद इटसेल्फ। अल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, अल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, और जो ईथर होता है उसके अंदर COC बॉन्ड होता है। जो अल्कीन है चार्ली, इसका ऑप्शन है कि अल्कीन के अंदर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो अल्कीन के अंदर हमेशा डबल बॉन्ड होता है कार्बन का। इन द प्रोसेस in this process higher hydrocarbons can be cracked at the lower temperature and a lower pressure। तो ये प्रोसेस पूछा हुआ है, इसके अंदर भी कोई कंसेप्ट नहीं है, आपने डेफिनेशन बतानी है। इसकी डेफिनेशन के अंदर इसका जो ऑप्शन है वो थर्मल क्रैकिंग है, कैटलिस्ट क्रैकिंग है, स्टीम क्रैकिंग है या रिफॉर्मिंग है। तो इसका जवाब बीटा है, कैटालिटिकल क्रैकिंग। तो ये डेफिनेशन आपने एज इट इज याद होनी चाहिए आपको। उसके बाद है कि एसिटिक एसिड को दूसरा नाम क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड मतलब कि C2H5OH, एसिटिक एसिड, सॉरी OH नहीं, C2H5COOH। तो एसिटिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? वो एथेनोइक एसिड है, C2H5COOH एथेनोइक एसिड होता है। उसके बाद है कि सोडियम Na, सोडियम ये उर्दू का वर्ड ना नहीं है, ये सोडियम है Na, मे बी डिनोटेड बाय डैश इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे तो 3 मेंशन किए हुए हैं, ये तो हो नहीं सकता। और यहाँ पे ऑर्गॉन 18 और ये 19 हो गए हैं, तो ये भी हो सकता। नॉन ऑफ दीज, क्या हम नॉन ऑफ दीज को कलेक्ट करें? बिल्कुल नहीं। अब ये हमारा ऑप्शन बचा हुआ है चार्ली। आपने पहले सारे ऑप्शन देखने हैं। तो नियॉन के अंदर होते हैं हमारे पास 10, और उसके बाद जो एक ये हो गया 10 और एक 11, तो हमारा पास जवाब है चार्ली, नियॉन 3s1 इसका जवाब है। तो ये आपका जवाब मेंशन हो चुका है कि इसका जवाब ये वाला है। तो पहले आपने सारे एमसीक्यूज देखने हैं, ये नहीं कहना कि ये नहीं है ये नहीं है बस नॉन ऑफ दिस पे लगा दें, तो ऐसा नहीं करना, आपने बड़े आराम से पेपर देना है। उसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 111 मतलब कि 111 क्वेश्चन नंबर, कि विच आर द फॉलोइंग बेस्ट ड्राइंग एजेंट इन द डेसिकेटर। इसमें भी कोई कंसेप्ट नाम की चीज नहीं है, ये रटम आने वाला एक सवाल है, और ये बोर्ड का बहुत पॉपुलर और शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है। तो इसका जवाब है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड डेसिकेटर में यूज होता है, ड्राइंग एजेंट में यूज होता है। तो ये मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेता है सर एक्चुअली, तो इसे ड्राइंग एजेंट कहते हैं। आगे सवाल आ रहा है गैस लॉ के ऊपर कि हमारे पास 100 है, 100 मीटर क्यूब जो है, मतलब कि प्रेशर हमारे पास वॉल्यूम बताया हुआ है 100 मीटर क्यूब हमारे पास गैस है 3 एटमोसफेयर प्रेशर के ऊपर और 27 टेम्परेचर है। अगर हम इसे हम ट्रांसफर करते हैं, प्रेशर हमारे पास 300 हो गया है, और सॉरी 300 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया है, और टेम्परेचर हमारे पास 327 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो प्रेशर क्या होगा? तो बॉयल्स लॉ और चार्लीज लॉ को जब हम मिला के लिखते हैं तो हमारे पास बनता है पी वी आवर टी। तो इसके अंदर हमने फार्मूला यूज करना है P1 V1 आवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 आवर T2। जब आप ये फार्मूला यूज करेंगे और ये वैल्यूज एज इट इज लिख देंगे, ये V1 ये P1 ये T1, और इसको आपने अगर आप इसे टेम्परेचर को, अगर टेम्परेचर जो है टेम्परेचर को अगर हम कन्वर्ट कर लें प्रेशर में उसके केल्विन के अंदर, तो ज़्यादा बेहतर है, तो जवाब सही जाएगा। तो मगर इसमें भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ये सिंपली एक डेल्टा टी का जवाब आ जाएगा। डेल्टा टी में हम कन्वर्ट करें या ना करें तो ज़्यादा बेहतर, मतलब कि इन शॉर्ट अगर हम टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लें तो बेस्ट है। अगर यहाँ पे डेल्टा टी आ रहा होता जहाँ पर, वहाँ में कन्वर्ट ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो इसका जो जवाब आएगा वो आपके पास 2 एटमोसफेयर आएगा। और ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप ये कैलकुलेशन कर भी सकते हैं, इसके अंदर कोई कंसेप्ट नहीं है। उसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 113, द क्रिस्टल ऑफ डैश और आयनिक सॉलिड। डायमंड जो होता है इसके अंदर सिंपल ये कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड बने होते हैं, और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जाके बनता है। इसमें कोई आयनिक बॉन्ड आयनिक बॉन्ड नहीं होता। शुगर जो है इसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, और आयरन एक मेटल है। और सोडियम NaCl ये एक क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल है, तो ये आयनिक सॉलिड भी कह सकते हैं। तो क्रिस्टल ऑफ NaCl जो होते हैं नमक, वो हमारा आयनिक सॉलिड होता है। उसके बाद है कि विच मटेरियल पॉसेस द हाईएस्ट पीएच। हाईएस्ट पीएच का मतलब है कि बेसिक इन नेचर, लोएस्ट पीएच का मतलब होता है एसिडिक इन नेचर। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसके अंदर हाईएस्ट पीएच होता है? सॉफ्ट ड्रिंक, बिल्कुल, ये भी इसमें भी पीएच होती है, हाई पीएच होती है, थोड़ी सी बेसिक इन नेचर, बल्कि सॉरी इनका लो पीएच होती है, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। जब आप खाना खाते हैं फिर सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो आपको डकार वगैरह आते हैं, तो वो एसिडिक नेचर होने की वजह से ही आते हैं। जो बनानाज हैं, बनाना जो है ये एक नेचुरल फ्रूट है, इसकी पीएच इतनी ज़्यादा नहीं होती। और जो सी वाटर है ये साल्टेड वाटर होते हैं। तो साल्टेड वाटर की भी पीएच इस तरह नहीं होती, एसिड बेस में नहीं आती। नमक वाला पानी होता है, इसके नमकियात होते हैं सिंपली। तो जो मैंगनीज है मेटल, अल्कली मेटल और अल्कलाइन मेटल, ये मेटल्स हैं, ये वेरी गुड बेसिक है। तो मिल्क ऑफ मैंगनीज एक कंपाउंड का नाम है, आप रिसर्च भी कर सकते हैं मिल्क ऑफ मैंगनीज को। तो मिल्क ऑफ मैंगनीज क्योंकि एक अल्कली मेटल है, सॉरी अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो इसका जो पीएच होगी वो हाईएस्ट होगी। ये एक बेसिक इन नेचर है, तो इसका जवाब चार्ली है। उसके बाद है कि द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द पार्टिकुलर ऑर्बिट डैश एनर्जी। एक खास ऑर्बिट के अंदर अगर एटम सॉरी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो क्या वो एनर्जी रिलीज करेगा, क्या वो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, या वो एनर्जी कुछ रिलीज नहीं करेगा, या नन ऑफ दीज। तो जो बोहर का जो मॉडल है, एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल, वो कहता था कि एनर्जी रिलीज करता है, मगर बाद में पता लगा था कि एनर्जी रिलीज नहीं होती। बोहर ने बताया था कि एनर्जी रिलीज नहीं होती, जो उनसे पहले थे थॉमस ने बताया था कि एनर्जी रिलीज होती है।
तो थॉमस का मॉडल यहाँ पर गलत साबित हो गया था। तो बोहर का मॉडल यहाँ पे बोहर को इस चीज़ पर नोबेल प्राइज मिला था कि उसने बताया था कि एनर्जी डू नॉट लीव, डू नॉट रेडिएट, ना ऑब्जॉर्व करता है ना रिलीज करता है। सॉरी मैं यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। उसके बाद है कि 116 के अंदर पूछा हुआ है कि इसका नेम बताया, पूछा हुआ है आपको, जैसे कि मैं पहले भी बताया है कि जो चैप्टर नंबर 3 और 4 के अंदर जो कंपाउंड्स हैं उनके नेम अपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। इसके यहाँ जो ऑप्शन है वो इस कंपाउंड का नाम जो है वो इसका जो प्रोनाउंस करने का तरीका मुझे नहीं आ रहा, इसका बीटा जवाब है। तो ये आपने इसको देख लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम्स हैं और ये इसमें कंसेप्ट भी कोई नहीं है, इसको आपने रटा मानना है एज इट इज़। और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। द नेम ऑफ द ऑक्साइड इन विच नाइट्रोजन हैज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। कि नाइट्रोजन इनमें से किस नाइट्रोजन के अंदर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है। जो नाइट्रोजन पर ऑक्साइड है उसके अंदर +1, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, NO2 इसे कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, NO3 और इसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड N2O3। तो इन सब में जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है वो N2O3 की है, N2O3 नाइट्रस एनहाइड्राइड। के बाद है कि जो सल्फर की ऑक्सीडाइजेशन स्टेट है वो ऑक्सीडाइजेशन स्टेट क्या होती है। सल्फर की जो ऑक्सीडाइजेशन स्टेट होती है वो +2, -2, +4 और +6 होती हैं। तो इसलिए इसका जवाब बोथ ए एंड बी आएगा। और ये आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख सकते हैं। उसके बाद है 119 एग्जाम्पल के CH3OCH3। ये जो चीज़ है ये फंक्शनल ग्रुप इसकी एग्जाम्पल है। और इसके C2H5OH जो है इसकी आइसोमराइजेशन करते हैं तो वो अल्कोहल में चला जाता है, ये ईथर है। ईथर और अल्कोहल एक मतलब कि दोनों को आप कब करेंगे तो ये एक फंक्शनल ग्रुप हो जाता है। उसके बाद है कि 102 के बाई फंक्शनल एसिड जो होते हैं उसके अंदर अल्कोहल और एरोमेटिक दोनों चीज़ें जो आती हैं वो आती हैं पॉलीएस्टर रिजाइन के अंदर। तो पॉलीएस्टर रिजाइन ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर अल्कोहल और एरोमेटिक बाई फंक्शनल एसिड्स के तौर पे काम होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। असल में मुझसे वीडियो बहुत लेंथी हो गई है क्योंकि मैं हर चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहता था। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो काइंडली लाइक करें और शेयर करें वीडियो को और काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और इस तरह की यूजफुल वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।